नमस्कार। बेस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो लेक्चर है वो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा की मांग कैसे हुई, किसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की और इससे आगे क्या क्या कार्यविधि हुई संविधान बनने में, ये सभी हमारे आज के लेक्चर में बताया जाएगा। तो देखते हैं संविधान सभा की मांग कैसे हुई और संविधान सभा की जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा का गठन, उसका विचार किसने दिया। संविधान सभा के जो गठन है उसका विचार 1934 में M.N. रॉय ने दिया। 1934 में M.N. रॉय ये एक साम्यवादी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। उन्होंने ये जो संविधान सभा के गठन का विचार दिया 1934 में। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की घोषणा की। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की घोषणा की और मांग की। फिर उससे बाद में 1928 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारतीय संविधान सभा है वो एक वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनी जाएगी। मतलब जो देश के नागरिक है वो संविधान सभा को चुने और जो संविधान सभा के सदस्य हैं उन पर सभी का भरोसा हो, इस आधार से एक संविधान सभा बने। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी घोषणा की और उसमें कोई भी या किसी का भी बाहरी हस्तक्षेप न हो। मतलब कोई भी ब्रिटिश मूल का कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में न हो। जो भी व्यक्ति होगा वो भारतीय मूल का ही होगा। तो इसके बाद में होता है जवाहरलाल नेहरू कि इस बात को ब्रिटिश सरकार जो है वो सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेती है। ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय संविधान सभा को बनाने की इस बात को संवैधानिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेती है। और उसके बाद इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे जाना गया। जो एक प्रस्ताव लाया गया इसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया कि भारत में संविधान सभा का जो है प्रस्ताव पास कर लिया गया और 1940 में से अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स जो होते हैं कहते हैं कि वे एक प्रस्ताव के साथ भारत आते हैं। उसमें संविधान सभा के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव होता है कि भारत में एक संविधान सभा हो। वो कैसी सभा, मतलब भारतीय ही उस सभा को बनाए और किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा उसमें। तो इस तरीके का एक प्रस्ताव होता है। उस प्रस्ताव के साथ वे भारत आते हैं। लेकिन क्या है, इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग जो है वो स्वीकार नहीं करती। मुस्लिमों के द्वारा इस प्रस्ताव को नकार दिया जाता है कि हम जो है इस संविधान सभा के इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं और इसे नकार दिया जाता है। वे अलग अलग संविधान सभा की मांग करते हैं क्योंकि वे पहले ही अपना एक अलग देश बनाने की घोषणा कर देते हैं और वे इस प्रस्ताव को मना कर देते हैं कि ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तो इसके बाद कैबिनेट जो मिशन होता है वो जो मुस्लिमों की दो संविधान सभाओं की जो मांग होती है उसको ठुकरा देते हैं और फिर जो कैबिनेट मिशन है वो एक ऐसा प्रस्ताव लाता है जिसमें मुस्लिमों के लिए अच्छे प्रावधान होते हैं और मुस्लिमों के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो अब देखते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे होता है अब देख लेते हैं। 1940 में कैबिनेट मिशन के अनुसार 1940 में संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत ही।
और जो संविधान सभा की उस टाइम पे कुल सदस्य संख्या होती है वो 389 होनी थी। कैबिनेट प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा की जो सदस्य संख्या होनी थी वो 389 होनी थी। इनमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से तथा 93 सीटें देशी रियासतों से को आवंटित की गई। यानी कि 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत था उस टाइम का वहां से, और 93 सीटें जो देशी रियासतें थी जो स्वतंत्र थी उस टाइम पे उनसे मतलब उनको आवंटित की गई। ठीक है, जो ये 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत से, इनमें 292 सीटें 11 गवर्नरों के प्रांतों से, 11 गवर्नरों के प्रांतों से तथा 4 जो सीटें थी, 4 सीटें ये 4 सीटें जो है वो मंडल आयुक्तों के प्रांतों से, मतलब मंडल आयुक्तों के प्रांतों में आवंटित की गई। और एक सीट पर एक मंडल आयुक्त था, यानी कि इसके अनुसार 4 मंडल आयुक्तों को, यानी कि 4 मंडल आयुक्तों के जो प्रांत थे, एक एक प्रांत को एक एक सीट आवंटित की गई। इससे आगे देख लेते हैं नंबर 2, हर प्रांत में देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सीटों का आवंटन किया गया। हर प्रांत में देशी रियासतों में उनकी जनसंख्या के अनुसार सीटों का आवंटन किया गया। यानी कि मोटे तौर पर देखें तो 10 लाख पर, मतलब जो 10 लाख लोगों पर एक सीट को आवंटित किया गया। एरिया में जितने भी लोग होंगे पर 10 लाख लोगों को, मतलब 10 लाख लोगों पर एक सीट को आवंटित किया गया। इसके बाद देख लेते हैं प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में करना था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच करना था। यहाँ पे 3 प्रमुख समुदाय लिए गए, जिनमें सबसे पहले मुस्लिम, नंबर 2 सिख और नंबर 3 सामान्य। सामान्य या अन्य में जो उस टाइम पे हिंदू थे उनको लिया गया। 3 प्रमुख समुदाय लिए गए, मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो ये 3 प्रमुख समुदाय पर हर एक समुदाय को अलग अलग सीटें आवंटित की गई और उन समुदायों के लोग ही उनको वोटिंग कर सकते थे। इसके बाद प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव उस असेंबली के में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। मतलब उसी समुदाय के कोई भी, किसी भी समुदाय का सदस्य है जो प्रतिनिधि मतलब बने थे संविधान सभा में, वे किसी भी समुदाय के हो, उसी समुदाय के लोग उसे वोटिंग कर सकते थे। जैसे मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति था तो उसे मुस्लिम ही वोटिंग कर सकते थे। और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक तरीके से मतदान किया जाना था। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक तरीके से मतदान किया जाना था। एक पद्धति होती है मतदान की, इसके अनुसार संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में मतदान किया जाना था। इसके बाद देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको उन रियासतों के प्रमुखों द्वारा चुना जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो रियासतों के प्रमुख थे यानी कि जो राजा थे, उनके द्वारा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था। ये कुछ बिंदु थे संविधान सभा के गठन के। तो इसके बाद पता चलता है कि जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से जो मनोनीत, यानी कि जो मनोनीत हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो देशी रियासतों के प्रमुख थे उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत एक सभा थी और इसके आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन होता है। तो हमने कैबिनेट मिशन के
द्वारा संविधान सभा के गठन को देखा। उसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई और अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। जो ब्रिटिश भारत की 296 सीटें होती हैं, ब्रिटिश भारत को जो 296 सीटें आवंटित की जाती है, उनके लिए चुनाव होते हैं। जो देशी रियासतों की 93 सीटें होती हैं वे खाली रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो देशी रियासतों के जो सदस्य होते हैं वे स्वयं को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लेते हैं। इसी कारण जो 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी वे कभी भर नहीं पाती। 296 सीटों का आवंटन देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिलती है, यानी कि बहुमत मिलता है कांग्रेस को। 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है तथा 15 जो सीटें होती हैं वे स्वतंत्र, जो छोटे राज्य हैं, स्वतंत्र सदस्य उनको प्राप्त होती है। तो इस आधार पर 296 सीटें बढ़ जाती हैं और बची हुई 93 सीटें जैसे कि हमने पहले बताया वे भर नहीं पाती, क्योंकि जो देशी रियासतें होती हैं वे अपने को स्वतंत्र रखती हैं और संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय भी लेती है। तो इस आधार पर जो संविधान सभा बनती है उसमें सभी प्रकार के जो समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों से व्यक्ति आते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अनुसूचित जाति के जो सभी व्यक्ति हैं, इसी प्रकार से सभी संप्रदायों से और सभी जातियों से यहाँ पे संविधान सभा में व्यक्ति होते हैं। तो संविधान सभा का आधार लोकतांत्रिक न होने के कारण भी जो संविधान सभा है उसमें सभी प्रकार के संप्रदायों और सभी जातियों के व्यक्ति होने के कारण एक लोकतांत्रिक सभा ही से माना जाता है। तो देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अंतर्गत इसकी सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें पॉलिटी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद 1946 में प्रथम बैठक हुई, उसका बहिष्कार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग जिसने 73 वोटिंग पाई थी संविधान सभा में, उसके द्वारा इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया जाता है और एक पाकिस्तान की मांग की जाती है, एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की जाती है। इस बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। मतलब क्या है, 296 सदस्य के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 स्वतंत्र जो राष्ट्र थे, छोटे राष्ट्र स्वतंत्र, उनको प्राप्त हुई। लेकिन 296 सदस्यों में से 211 सदस्य ने ही प्रथम बैठक में, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसमें हिस्सा लिया। जो सभा का अध्यक्ष था उसे शुरू में अस्थायी बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यानी कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और ये जो अध्यक्ष पद्धति है इस तरीके की, वो फ्रांस से ली गई है, यानी कि फ्रांस की तरह चुनाव हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, इसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष को स्थायी कर दिया गया और जो सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष बने संविधान सभा के, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के साथ संविधान सभा में एक नहीं 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। पहले थे वीटी कृष्णामाचारी और नंबर 2 एससी मुखर्जी। यानी कि अगर अध्यक्ष पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी अनुपस्थित हो जाए
तो उसके बाद पदभार संभालने के लिए दो दो सदस्य को निर्वाचित किया गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। तो देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत क्या था। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और इस 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या विषयों को रखा वे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारतीय जो संविधान सभा होगी वो एक स्वतंत्र सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुनी जानी चाहिए। भारतीय संविधान के द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र की घोषणा की गई, यानी कि संप्रभु से मतलब है, संप्रभु से मतलब वह राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने में एकदम स्वतंत्र हो, उस पे किसी का भी जोर ना हो। ठीक है। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता, बंधुता और अखंडता की बात की। तो इसके आधार पर यह प्रस्ताव बनाया गया। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट जानकारी थी उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। तो देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन में सबसे पहले जो देशी रियासतें थी जिन्होंने संविधान सभा से अपने को पृथक रखा था, वे एक एक करके स्वयं संविधान सभा में शामिल होने लगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पृथक रहने वाली देशी रियासतें धीरे धीरे संविधान सभा में शामिल हुई। ठीक है। उसके बाद 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। जो 6 राज्यों के सदस्य थे वे प्रतिनिधि जो सभा थी उसके सदस्य बन चुके थे। खुद जो देशी रियासत के सदस्य थे वे स्वयं आने लगे थे प्रतिनिधि सभा में शामिल होने के लिए, और फिर 28 अप्रैल 1947 तक 6 सदस्य आ गए। उसके बाद 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना प्रस्ताव आया, माउंटबेटन योजना आई, तो उसके बाद ज्यादातर जो देशी रियासतें थी उन्होंने अपने आप को सभा में शामिल करने का मतलब खुद सभा में शामिल होने लगे। उन्होंने सभा में शामिल होने का निर्णय ले लिया स्वयं। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन जो योजना थी उस योजना के अनुसार भारत का 2 देशों में विभाजन पक्का हो गया था। उसके अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 देश बनने थे। तो उसमें देशी रियासतों को अपना पक्ष किधर रखना था, उन्हें भारत में जाना था, पाकिस्तान में जाना था। तो इसके आधार पर उन्हें संविधान सभाएं भी चूज करनी थी, क्योंकि संविधान सभाएं भी अलग अलग होने वाली थी। भारतीय संविधान सभा अलग और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग। तो जो देशी रियासतें थी जिन्हें भारत में शामिल होना था वे भारत की जो संविधान सभा थी उनमें खुद ब खुद शामिल होने लगे। इसके बाद कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं। 1 मई 1949 को 1 मई में ये मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हो गया। यहां देखिए, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में, यानी कि जो यूएन है, यानी कि यहां पे भारत को सदस्यता मिल गई। ठीक है, कि भारत अब एक स्वतंत्र और एक संप्रभु देश है। 1949 में, मई 1949 में भारत को एक राष्ट्रीय सदस्यता मिल गई कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है जिसका एक अपना स्वयं का संविधान होगा और उसकी स्वयं की नीतियां होंगी। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया।
उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उनको भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपना लिया गया। और उसके बाद देख लेते हैं संविधान बनाने में कितना समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। इसके अंतर्गत 11 बैठकें हुई। 114 दिनों तक इन बैठकों पर, मतलब जो ये बैठक हुई 11, इन बैठकों पर 114 दिनों तक विचार हुआ। जो इनके अंतर्गत बातें अपनाई गई संविधान में, जो विचार लिए गए, जो कानून बनाए गए, 114 दिनों तक जो संशोधन वगैरह हुए उन पर विचार हुआ। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया, यानी कि 60 देशों के संविधानों को देखा गया। भारतीय संविधान को बनाने से पहले उनकी अच्छाई और बुराइयों को देखा गया, उनसे क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तय करके उनसे जो अच्छी बातें हैं वे भारतीय संविधान में ग्रहण की गई। 64 लाख रुपए भारतीय संविधान को बनाने में खर्चा हुआ। और 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई किसकी? संविधान सभा की। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। तो ये भारतीय संविधान सभा, इसकी कार्यप्रणाली की थोड़ी सी जानकारी थी। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस लेक्चर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सभी टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में ये जानकारी आपको सहायक होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।